तो चलिए अपने सीटेट की तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज अपने सीटेट के सीडीपी के जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं उस सीरीज को भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और पढ़ते हैं। और होप सो आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप अपनी तैयारी को जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं वहां से एक अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और आपको पता है कि इस एग्जाम की क्या वैल्यू है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो होप सब आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, किसी भी खुद से पढ़िए, किसी के क्लासेस से पढ़िए, कहीं से कुछ भी करके पढ़िए। एट द लास्ट ये होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट होना चाहिए और हमने पढ़ाई की हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जेडपीडी समीपी विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हमारे वाइगोस्की महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी बहुत सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है इस क्लास में भी, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी। स्कैफोल्डिंग किससे जुड़ा है? आप मुझे बताओ कि ये किससे जुड़ा हो सकता है। तो ये सहायता से जुड़ा है, दंड से, सॉरी हाँ ये सहायता से ही जुड़ा है। एक मिनट मैंने क्रॉस कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, दंड नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, अनुभव भी नहीं होगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वही अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? तो पियाजे महोदय की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस एज में नहीं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और आप इसे याद रखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जब ट्रस्ट में, जब आप क्लासेस कंप्लीटली देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे ना, तो फिर आप खुद ही बताओगे कि आपकी तैयारी कैसी हुई थी। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? अचानक थोड़ी आप कुछ सीख लेते हो। और अस्थायी का क्या मतलब है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक एक्टिव प्रक्रिया है। अब आप सीखना एक्टिव ही नहीं रहो, सोए रहो तो कैसे सीखोगे आप? समायोजन, एकोमोडेशन किसने दिया था? समायोजन का सिद्धांत कौन देता है? तो समायोजन का सिद्धांत और कोई नहीं, हमारे पियाजे महोदय देते हैं। जी हाँ, जिन पियाजे ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा जिन पियाजे। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग इसमें से कौन से सिद्धांत से संबंधित हो सकते हैं? क्या बौद्धिक विकास है? नहीं। भाषाई विकास है? नहीं नहीं। सामाजिक विकास भी नहीं है। इनका तो सीधा संबंध है नैतिक विकास से, यानी कि कोहल वर्ग नैतिक विकास की बात करते हैं और राइट आंसर है बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? आप मुझे बताओ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या स्कीनर देंगे या पियाजे महोदय होंगे या थॉर्नडाइक महोदय होंगे? ये तो काम है कोहल वर्ग का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है? तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कौन दे सकता है? क्या ये थॉर्नडाइक महोदय दे सकते हैं, पॉलो महोदय दे सकते हैं, स्कीनर महोदय दे सकते हैं या फिर वाइगोस्की महोदय दे सकते हैं? तो देखिए, ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है ना, वो हमारे थॉर्नडाइक महोदय ही देते हैं, पॉलो महोदय नहीं देते हैं। तो स्टिमुलस की बात करते हैं, स्कीनर भी नहीं और वाइगोस्की भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और आप इस आंसर के साथ जाकर अपने क्लास में 1 नंबर बढ़ा सकते हो, मतलब कि 1 मार्क्स अपने खाते में लिख सकते हैं आप। कौन सी सुदृष्टिकरण सबसे प्रभावशाली है? लगातार, अंतराल पर, कभी कभी या प्रतिदिन? यानी कि अंतराल पर कौन सा सुदृष्टिकरण सबसे प्रभावशाली होता है? जो अंतराल पर हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये तो गलती नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की महोदय नहीं, फ्राइड महोदय भी नहीं, स्कीनर महोदय भी नहीं, ये है हार्वर्ड गार्डनर महोदय। और इस क्वेश्चन को भी आप टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मे बी या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत किस विद्वान का सिद्धांत है। तो ये दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जाएगा और आपको पता होना चाहिए। अगला है व्यवहार में परिवर्तन किसे कहते हैं? आप मुझे बताओ, व्यवहार में परिवर्तन किसे कहेंगे? व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास को नहीं कहते हैं, सीखने को कहते हैं, दंड को भी नहीं कहते हैं, रुचि को भी नहीं कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है कि आपने सीखा है। आप डेली सीडीपी की क्लासेस देख रहे हो, तो अगर आपके सीडीपी के क्वेश्चन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चन
और या फिर और भी जो एसएसटी के क्वेश्चन है या फिर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वो बढ़ रहा है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है ना, आप सीख रहे हो, तभी तो हो रहा है। क्लियर है। सीसीई मुख्य उद्देश्य क्या है, आप मुझे बताइए कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों पर दबाव बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पॉलिसी या कोई भी विद्वान बच्चों पर दबाव बनाने की बात नहीं करते हैं। केवल अंक देना, जब भी केवल किंतु परंतु हमें नहीं चाहिए। सख्त परीक्षा, भाई नहीं, क्यों, यहाँ पे हो जाएगा सतत मूल्यांकन, बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका राइट आंसर है, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बच्चे का पहला विद्यालय क्या है। तो क्या समाज है बच्चे का पहला विद्यालय, कभी नहीं। विद्यालय परिवार है, नहीं। मित्र है, नहीं। सबसे पहला विद्यालय तो परिवार होगा ना, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद पहले समाज में थोड़ी चला जाता है, या पहले विद्यालय थोड़ी चला जाता है कि आज आपके यहाँ बेबी हो रहा है तो आप उसे स्कूल भेज दोगे। सबसे पहले तो हम उसे घर में, घर का सराउंडिंग ऐसा बनाते हैं ना ताकि बच्चा एक अच्छे से सीख पाए। लाइक बच्चे का पहला विद्यालय तो उसका घर हुआ, और पहली टीचर किसी भी बच्चे की उसकी माँ होती है। इसलिए भी कहते हैं कि जब आपके घर में कोई छोटा बेबी हो ना, तो आप अपने घर का भी सराउंडिंग ऐसा रखिए जो कि एक बच्चे के लिए सुटेबल हो और एप्रोप्रिएट हो, जहाँ पे बच्चा अच्छी अच्छी चीजें सीख पाए। ईगो किस सिद्धांत से संबंधित है, आप मुझे बताओ कि ईगो किस सिद्धांत से संबंधित है, और ये सिद्धांत किस विद्वान का है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएंगे फ्रायड महोदय, कोहलवर्ग, वाइगोस्की और ब्रूनर नहीं होंगे। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास कम सबसे तेज होता है, कब सबसे तेज होगा भाषा का विकास। 2 से नहीं, हाँ, जब बच्चे की एज 2 से 5 वर्ष होती है ना, तो आप देखोगे एक चीज की उस समय बच्चे का भाषाई विकास बहुत ज्यादा होता है, और इसी एज में बच्चों को क्या होता है कि हम उसे मतलब से बोल बोल के सिखा देते हैं। जैसे बच्चा बोल, अगर आप घर में किसी वर्ड को यूज कर रहे हो ना, तो बच्चा उस आपसे सीख कर भी उस बातों को बोलना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, और उन बातों को बहुत जल्दी कैप्चर करके सीख भी जाता है। तो इसलिए इसे नकल करने की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर है, यानी कि बच्चा आपकी कॉपी करना शुरू कर देता है। सामाजिक विकास का केंद्र क्या है, सामाजिक विकास का केंद्र क्या हो सकता है। नहीं, यहाँ पे मित्र मंडली नहीं होगा, परिवार हो सकता है। सामाजिक विकास का मुख्य केंद्र परिवार ही है, और बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है। सबसे पहली टीचर माँ होती है। तो आपके यहाँ अगर बच्चा है तो एक अच्छा सराउंडिंग क्रिएट करिए, और उसके लिए पहला समाज, पहला विद्यालय, पहला एनवायरनमेंट सब उसका घर होता है। रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म के अनुसार ज्ञान कौन, यानी कि रचनावाद के अनुसार ज्ञान कौन होता है, क्या होता है। क्या यह शिक्षक या अभिभावक या विद्यार्थी या पुष्पक। रचनावाद के अनुसार ज्ञान कौन बनाता है, ज्ञान कौन बनाएगा, तो ये विद्यार्थी बताता है ना। ज्ञान कौन बनाता है नहीं बताता है नहीं, मतलब हम किसे पढ़ाएंगे। यानी कि जो क्रिएटिविटी है वो क्या होना चाहिए, क्या वो शिक्षक के अंदर भी होना चाहिए और अभिभावक के अंदर भी हो, पुस्तक के अंदर भी हो। तो ये सारी की सारी चीजें किस पे लागू होंगी, यहाँ पे बच्चे पे ही तो लागू होंगे, यानी कि बच्चे को ही पढ़ाना है। तो इस ऑप्शंस के थ्रू आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइए, यानी कि विद्यार्थी। आप क्रिएटिव क्लासरूम बना रही है, किसके लिए, क्रिएटिव चीजें करके पढ़ा रही है, क्रिएटिव मेथड से पढ़ा रही है, तो किसको पढ़ा रही है, स्टूडेंट को पढ़ा रही है, विद्यार्थी को पढ़ा रही है। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ किशोरावस्था को क्या कहेंगे। स्वर्ण काल की अवस्था नहीं, ये संकट काल की अवस्था है, स्वर्ण काल की अवस्था नहीं है। किशोरा अवस्था में बच्चे के अंदर तूफान और वेग होता है, इसे संवेदी अवस्था भी कहते हैं। इस एज में बच्चों के अंदर हीरो वर्शिप होता है, इस एज में बच्चे दुनिया बदलने निकल जाते हैं, इस एज में बच्चे चैलेंजिंग नेचर में होते हैं, इस एज में बच्चे अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है। सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या हो जाएगी, रुचि भी सबसे बड़ी बाधा है, थकान भी सबसे बड़ी बाधा है, चिंता भी है, जिज्ञासा भी है। बट अगर आपसे कोई पूछे तो आप सबसे पहले इसमें एप्रोप्रिएट में जाइए।
क्योंकि अगर आप चिंता करके बैठ गए, करे अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे समझूंगी, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है ये तो आपने देखा ही होगा। तो इसका मतलब होता है सुधारात्मक असेसमेंट। रैंकिंग नहीं, फेल करना नहीं, अंक देना नहीं, फेल तो हम कर ही नहीं सकते बच्चे को। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लाइक 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप जब उनका वीकली टेस्ट लेते हो, मंथली टेस्ट लेते हो, और जब आप उन्हें सब्जेक्ट समझाते भी हो, टॉपिक समझाते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे टीचर हो ना, तो आप अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता होता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, उसे कितना इस सब्जेक्ट के बारे में पता है, वो कितना पढ़ लेगा, कितना तैयारी कर लेगा, कितने नंबर ला लेगा। तो मैं क्या करती हूँ ना कि या फिर मैं ये कहती हूँ कि आप पहली बात कि बच्चे का आईक्यू समझिए, उसका माइंड लेवल समझिए, और उसके बाद उसको तैयारी कराइए। और उसे कभी भी किसी अलग बच्चों के साथ ऐसे एक होता है ना तुलना करना, वो मत करिए, या फिर कभी भी उसे नीचा मत दिखाइए। क्योंकि आप देखिए ना, आप कभी कभी कुछ अलग मेथड से पढ़ाएंगे तो वो खुद एक अलग क्रिएटिव करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि सुधारात्मक अधिगम करिए, यानी कि उसको सुधारने के लिए फिर कोशिश करिए। उसे कभी भी किसी तरह का बर्डन दे देना नहीं। हम कभी भी बच्चे के ऊपर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ना, उस समय बच्चे क्या होते हैं कि या तो पहले तो उनकी जो ग्रुप मंडली होती है वो टूट जाती है, तो जो बच्चा सीख सकता था अपने दोस्तों से वो नहीं सीख पाता, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अब यहाँ से ही एक बैक फुट पे रखना शुरू कर देता है। यानी कि यार मेरे से नहीं होता यार, मैं तो कमजोर हूँ यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा? तुम एक्स्ट्रा क्लासेस लो मुझसे, तुम पढ़ो, तुम मेरे से 10 बार क्वेश्चन पूछो, 1000 बार पूछो, लाख बार पूछो, तुम जितनी बार पूछोगे मैं तुम्हें उतनी बार बताऊंगी। बट बेटा तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम्हें कैसे समझाना है ये मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कैसे पढ़ाना है ये मैं डिसाइड करूंगी, बट तुम्हें समझाना है। तो ये चीजें अगर आप अपने टीचिंग के प्रोफेशन में यूज करते हैं तो ये अच्छी चीजें हैं। और क्रूली बिहेव करके या रूडली नेचर के साथ पढ़ाना या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटीज करना है, तो प्लीज मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई भी फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं क्यों, बट अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो सबसे बड़ी खुशी होती है ना बच्चे को पढ़ाना। और जब बच्चे आपसे बात करे या फिर एक होता है ना थोड़ी बहुत आपको फीडबैक दे दे, तो ये चीजें हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। लाइक पेमेंट वगैरह तो सब सही है, अभी हमें सबको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली डिपेंड होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टीचर हो ना तो सच में आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट्स होती है आपके बच्चे। अगर वो ग्रो अप करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, वो फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं, इंडिपेंडेंस बनने की कोशिश करते हैं, वो एक होता है ना कि आप समझो ना कि आप वहीं खड़े रहो, बट अगर आपके स्टूडेंट ग्रो अप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी आपके लिए एक मैं कह लेती हूँ कि प्राउड वाली बात होती है। और हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे, सोचो वो छोटे छोटे नन्हे पांव अब कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो हमने ऊपर फॉर्मेटिव देखा, नीचे समेटिव देखा, तो ये अंत में होने वाला असेसमेंट है। ये आप एक बात याद रखिए, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है सुधारात्मक असेसमेंट, यानी कि ये स्टार्टिंग में आप करते हो, और समेटिव का मतलब ये होता है कि अंत में ओवरऑल जो हमने क्रिएट कर लिया, ओवरऑल जो हमने एनालिसिस कर लिया, असेसमेंट कर लिया, उसका अंत में क्या कंक्लूजन निकलता है, ये समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। और ये आपसे पूछा भी जाएगा। अनुकरण द्वारा सीखना किसने बताया है? अनुकरण द्वारा सीखना मुझे लगता है ये बांद्रा महोदय का है, कोहल वर्ग प्याज स्किनर तो नहीं है। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप बी ऑप्शन के साथ जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास किस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है? क्या ये उथाल भरी हो सकती है, निरंतर है? ये सब ऑप्शन छोड़िए, राइट आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और मैं कहती हूँ कि कभी कभी हिंदी के वर्ड इतने टफ हो जाते हैं ना कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाते, तो कम से कम एटलीस्ट आप एक बार मार लीजिए, उधर देख लीजिए ध्यान से कि यार इसका इंग्लिश वर्जन क्या दे रखा है, क्या पता हमें जो हिंदी में नहीं समझ आ रहा है वो इंग्लिश में समझ आ जाए। और इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं सीखना, क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? रुचि यानी कि इंटरेस्ट किससे संबंधित है? रुचि किससे संबंधित हो सकता है? तो क्या ये बाहरी प्रेरणा है? देखिए बाहरी प्रेरणा हमें रुचि कभी क्रिएट नहीं करता।
थोड़ी देर के लिए हम इन्फ्लुएंस जरूर हो जाते हैं कि अरे यार उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, अरे यार वो कितना अच्छा बोल लेते हैं, कितना अच्छा पढ़ लेते हैं, उनकी जॉब कितनी अच्छी है, वो कितने, मतलब सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, तो ये सारी चीजें के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जो इंटरनली प्रेरणा होती है ना, जो आप इंटरनली मोटिवेट होते हो, ये चीजें आपकी रुचि को क्रिएट करती है और उसी के बेसिस पर आप अपना माइंडसेट, अपना गोल, अपना अचीवमेंट्स, अपने स्ट्रगल्स को तैयार करते हो एंड आप आगे चल के एक होता है ना, एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करते हो और आप जीते भी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। मूल्यांकन का प्रथम चरण क्या होना चाहिए? आप मुझे बताओ, मूल्यांकन का आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? पूछताछ तो हम करेंगे ना, पहले हमें उद्देश्य तो निर्धारण हो कि हम किस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्लास में गए और बच्चे का मूल्यांकन करने लगे, नहीं, हमें ये देखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, यानी कि हम बच्चे को किस टीचिंग के लिए उनका असेसमेंट कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें डांसिंग के लिए या किसी अलग क्रिएटिविटी के लिए, कलर प्रोग्राम के लिए, डिबेट के लिए, एंकरिंग के लिए या सेमिनार के लिए किस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं। उसके बाद तो हम उन्हें उससे पूछताछ करेंगे और फिर हम अंक देंगे और फिर हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस बाय प्रोसेस होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा कि आप डिसाइड तो करो कि आप क्यों कर रहे हो इस चीज को। अगला है कि बाल अपराध सबसे अधिक कब होता है? बाल अपराध आपको पता है सबसे अधिक कब होता है? ये किशोरावस्था की एज है, क्योंकि ये जो एज है ना, मैं बता रही हूँ कि इस एज में बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा मतलब आंधी तूफान रहती है। बच्चा इस समय किसी की नहीं सुनता, वो सबसे ज्यादा तेज है, सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सब कुछ जानता है, आप उसे कुछ मत समझाइए। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी अगर कुछ बच्चे किशोरावस्था में होंगे, एडोलसेंस पीरियड में होंगे, या फिर अगर आप 19th या 11th 12th की टीचर होंगी, तो उस एज में बच्चों को अगर आप देखेंगे ना, तो उनके अंदर हीरो वर्शिप की भावना होती है। वो किसी फिल्म के हीरो या किसी हीरोइन को अपना आइडियल मानेंगे, उसकी तरह रहने की, बोलने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी फिल्म स्टार नहीं ना हो तो किसी क्रिकेटर की या फिर किसी की भी, मतलब उनकी तरह बोलना, उनको अपना आइडियल मानना, उनकी तरह चलना, ये सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको कुछ सुना देना, या फिर सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं जो उन्हें नहीं पसंद है तो उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं ना, इस अवस्था में होती है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं देखिए, ये सारी चीजें हमें इसलिए भी पढ़नी होती है ताकि हम बच्चे का माइंडसेट जान पाए कि किस एज में बच्चा है तो उसके अंदर क्या इंटरनली चेंजेस आ रहा है, क्या एक्सटर्नली चेंजेस आ रहा है, और इस बेसिस पर हम अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाएं, उसके साथ बात करने के तरीकों में, उसको पढ़ाने के तरीकों में, और हम अपने मेथड्स में भी कुछ चेंजेस लाएं, जिससे क्या होना कि एक आप समझिए ना कि एक 1 to 5 के बच्चे को आप पढ़ाओ और एक 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाओ, तो दोनों का एज अलग है, दोनों के अंदर इंटरनली एंड एक्सटर्नली अलग अलग चीजें ग्रो अप हो रही हैं। तो हमें अपने टीचिंग मेथड्स को भी उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करके और फिर हम बच्चों के साथ उन्हें मतलब अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें पढ़ाते हैं, तो इसका ट्रस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्लियर है? तो आप भी जब आप जूनियर की क्लासेस लीजिए तो उस टाइप के माइंडसेट के साथ पढ़ाइए, जब आप सीनियर्स की क्लासेस लीजिए तो आप उस टाइप के माइंडसेट के साथ पढ़ाइए। इसलिए हमें हर एज में किस बच्चे का ग्रो अप कैसा हो रहा है, उसका इंटरनली एक्सटर्नली क्या चेंजेस आ रहा है, उसका आईक्यू कितना है, सोच क्या रहा है, सेंस क्या बनता है, सोसाइटी कैसी है उसके आसपास की, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना होता है। आपको क्या लग रहा है टीचर बनना इतना इजी है? जी नहीं, अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि एक शिक्षक अगर आप हैं तो आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हो। जी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं। अगर आपको ये कह रहा है ना कि मैं हर चीज जानता हूँ या जानती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना सच बोल रहा है, बट मैं तो नहीं कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ। हाँ, मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ धीरे धीरे चीजों को जानने की। ऐसा नहीं कभी गलतियां नहीं होंगी, बट मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो और मैं उस गलती से सीख लूं। तो ये सारी चीजें, तो कभी कोई बात नहीं, अगर आपसे कभी कोई गलती भी हो गई, आपने कुछ गलत बोल दिया, तो आप कोई बात नहीं, आप उसे करेक्ट कर लीजिए। आप नेक्स्ट डे अपने क्लास को एनालिसिस करिए घर जाके और फिर देखिए कि कहाँ मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैंने क्या गलत बोल दिया, मैंने क्या गलत किया। उसके बाद उस चीज को करेक्ट करिए और फिर उस चीज को अप्लाई करिए। तो ये लाइफ का पार्ट है गलत करना। सिर्फ बच्चों का ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत कर दिए और हमें, अगर हमसे गलती हो गई तो हमने, भाई कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सारे टीचर तो कभी गलती कर ही नहीं सकता, टीचर को तो सब कुछ आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, टीचर भी एक इंसान ही है और वो भी सीखता है। लाइफ टाइम सीखने का प्रोसेस होता है। मैं कहती हूँ ना कि लाइफ टाइम आप सीखते हो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने की न्यूनतम सतह
किस सिद्धांत से जुड़ा है? आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है इसका राइट आंसर है ZPD, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिशु किस विकास को सबसे पहले सीखता है? सबसे पहले बच्चे का दृष्टि का, पहले उसकी आंखें डेवलप होती है, वो देखना शुरू करता है, फिर वो बोलना यानी कि बलबलाना शुरू करता है, बाबा, मामा, चाचा, इस टाइप के वर्ड निकालता है। ठीक है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक वातावरण बनाना। ये दंड देना, धमकी देना, कठोर करना, ये सब टीचर का काम नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जहाँ पे बच्चा सीखे, जहाँ पे बच्चा एक्टिव हो। अब आप उसे डरा के थोड़ी पढ़ाओगे, वो उसे तो समझ नहीं आएगा कभी भी। सीखना सबसे अच्छा तब होगा, कब होगा बताइए? जब बच्चा डर गया हो। बताओ जब बच्चा डर ही गया हो तो वो क्या सीखेगा? जब बच्चा तनाव में हो, जब वो तनाव में हो, टेंशन में हो, तो वो क्या पढ़ लेगा और आप उसे क्या पढ़ा दोगे? जब वातावरण सहयोगी हो, हाँ ये हो सकता है। जब प्रतियोगिता हो, नहीं, कभी भी आप बच्चे में कंपटीशन मत कराइए। कंपटीशन देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन सारे टीचर कराते हैं अपने बच्चों में, बट वो जो कंपटीशन है वो कभी भी ना एक जलन की भावना में नहीं वो बदल जानी चाहिए। इसलिए आप, एक होता है ना कि आप एक हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ एक जो पतली लाइन है इसे भी मेंटेन रखिए कि वो क्लासरूम है और बच्चे एक लेवल के बाद उस कंपटीशन को किसी जलन की भावना से लेना, या फिर एक होता है ना किसी को डिफेम करने वाली कोशिश जब करने लगे ना, तो आप उस टाइम थोड़ा अपने क्लासरूम को ऐसा बनाइए जहाँ पे ठीक है एक हेल्दी कंपटीशन हो गया कि चलो कोई नहीं, मुझे इससे आगे निकलना है या फिर मुझे ज्यादा अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो ये थोड़ी चीज के लिए, थोड़ी देर के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट जब ये बच्चों के अंदर एक अलग भावनाएं क्रिएट कर देती है ना कि हमें किसी भी कीमत पर आगे निकलना है, तो वो सारी चीजें अलग क्रिएट कर लेता है, सबके बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव बना लेता है, ये गलत हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए आज के क्लास हमारा खत्म होता है। आज हमने क्लास में 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप मुझे बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं आंसर। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।